आध घंटे बाद एक नौजवान ने बेचैन होकर कहा, क्या बात है, आर्थर अभी तक वापस नहीं आया? मैं चमनेरी के दिमाग से इन्हें देख रहा था। वो फखरी अंदाज में मुस्कुराना चाहता था। मैंने फौरन ही समझाया, मैं फिर हमाकत कर रहा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा मोहतात रहना चाहिए। मेरी मम्मी बाजियां जीतती रहेंगी, तब भी मुझे खुश होने की बजाय इन लोगों के सामने कभी गुस्सा और कभी खौफ का इजहार करना चाहिए। मेरे समझाने का इस पर असर हुआ। वह फिर संभल गया। रॉबर्ट ने अपनी जगह से उठकर कहा, हमें जरा सा दरवाजा खोलकर देखना चाहिए। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। वो सब दौड़ते हुए दरवाजे पर आ गए। बाहर की सर्द हवा से बचने के लिए उन्होंने अपने तरफ कंबल अच्छी तरह लपेट लिए थे। चमनेरी घबरा रहा था कि दरवाजे पर दस्तक देने सोनिया नहीं आएगी, आर्थर ही वापस आया है और इसकी वापसी का मतलब यही हो सकता था कि वो इसकी मम्मी पर कुछ गालब आ गया है। दरवाजा खुल गया। चमनेरी का ख्याल दुरुस्त था। दरवाजे के बाहर आर्थर खड़ा हुआ था। जो लिबास वो पहन कर गया था अब उस सलीके से तय किए जाने के बाद इसके दोनों हाथों पर रखा हुआ था। लिबास के ऊपर चश्मा, स्नो मास्क और जूते रखे हुए थे। ये तमाम चीजें वो अपने साथियों की तरफ बढ़ा रहा था और खुद नंगा खड़ा हुआ था। वो नंगा इसलिए था कि जमाने की सर्दी गर्मी से हमेशा के लिए आजाद हो गया था। मौत इसकी अकड़ी हुई लाश को घुटनों तक बर्फ में धंसा कर चली गई थी। लिबास और जूते वगैरह इसलिए वापस किए गए थे कि अब कोई दूसरा आए। आर्थर थर 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 थर, एक नौजवान थर थर कांपने लगा। ऐसी इबरतनाक मौत देखकर सभी के ज़हन को झटका पहुंचा था। चंद लम्हों के लिए सभी भूल गए कि वो खुले दरवाजे पर सर्द हवाओं के मुकाबिल खड़े हैं। रॉबर्ट अचानक ही गुस्से से चीखने लगा, शैतान की बच्ची, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाहर से जवाब सुनाई दिया, शैतान के बच्चे, क्या तुम मुझे जिंदा छोड़ने के लिए लाए थे? मैं तो कब की मर चुकी हूं। तुम्हारा मकसद पूरा हो गया, अब मेरी रूह अपना मकसद पूरा करेगी। रॉबर्ट बड़ी मकारी से मुस्कुरा रहा था। उसने वो सिमत मालूम कर ली थी जहां से सोनिया की आवाज आ रही थी। उसने आहिस्तगी से कहा, मास्टर चमनेरी, अपनी गन जल्दी से इधर दो। मैंने मालूम कर लिया है कि वो कहाँ खड़ी हुई है। चमनेरी जरा सा हिचकिचाया, लेकिन मैंने इसके दिमाग को फौरन ही कंट्रोल किया। फिर मैं जो चाहता था वही हुआ। चमनेरी उसे अपनी गन देने के लिए आगे बढ़ा, फिर उससे अचानक ही लिपट कर तैयारी के बाद छलांग लगा दी। वो दोनों लकड़ी के तख्ते पर से लुढ़कते हुए आर्थर की लाश से टकराए, फिर उस लाश के साथ बर्फ की सतह पर ठहर गए। लाश का तोहफा, लिबास, जूते, चश्मा और स्नो मास्क इधर उधर बिखर गए। मैंने चमनेरी के दिमाग में कहा, फौरन स्नो मास्क पहनना चाहिए। उसे ये तरगीब देकर मैंने सोनिया से कहा, हरी सोनिया, दरवाजे पर फायरिंग करो। उसने फायरिंग की। नतीजा ये हुआ कि त्यारे का दरवाजा फौरन ही बंद कर दिया गया। अंदर लड़ाई झगड़े की आवाज आई। शायद वहां दो पार्टियां बन गई थी। एक पार्टी अपने लीडर रॉबर्ट की मदद करना चाहती थी, दूसरी पार्टी अपनी हिफाजत को तरजीह दे रही थी। मैं इनके इरादों को बाद में भी समझ सकता था, इसलिए त्यारे के बारे सोने के दिमाग में मौजूद रहा। जिस वक्त चमनेरी रॉबर्ट से लिपट कर बाहर आया, उसी वक्त उसकी गन हाथ से छूट कर दूर जा पड़ी थी। फिर यूं हुआ कि चमनेरी स्नोमास्क की तरफ लपका और रॉबर्ट ने गन की तरफ छलांग लगाई। मैंने सोनिया से कहा, रॉबर्ट को देखो, उसे गन उठाने का मौका न दो। सोनिया ने स्टेन गन का ब्रस्ट मारा। रॉबर्ट गन के पास पहुंचकर उसे उठा रहा था, फिर चीख मारकर पीछे की तरफ उलट गया। स्टेन गन की गोलियां दाएं से बाएं बर्फ के ज़रात को तड़ातड़ झाग की तरह उड़ाती हुई और रॉबर्ट की दाईं कलाई को छीदती हुई चुप हो गईं। चंद लम्हों के लिए सन्नाटा छा गया। रॉबर्ट में अब कराहने की भी सकत नहीं थी। स्टेन गन ने तो उसे जरा सा जख्मी किया था, लेकिन सर्दी उसे मार रही थी। लिपटा हुआ कंबल उससे दूर जा पड़ा था। उसने सर्दी से बचने के लिए कंबल को हासिल करने की बजाय कुव्वत इरादी से काम लेते हुए गन की तरफ छलांग लगाई थी। कंबल से दूर हो गया था और गन भी हासिल न हो सकी थी। और अगर कंबल मिल भी जाता तो 70 दर्जा इंजमात के बर्फ खाना में उसे चुटकी भर हरारत भी न मिलती। सोनिया आगे बढ़कर उसके करीब आई। रॉबर्ट का जिस्म सर्द मौत की आगोश में अकड़ रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, चेहरे से शदीद कर्ब का इजहार हो रहा था। सोनिया ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा, सॉरी रॉबर्ट, मैं औरत हूं, मेरे अंदर ममता है, इसके बावजूद सांप को दूध नहीं पिलाती। मैं तुम पर इतना एहसान कर रही हूँ कि जिंदगी के आखिरी लम्हात में तुम्हें इस करब से निजात दिला रही हूँ। ये कहते ही उसने स्टेन गन की गोलियों से उसे छलनी कर दिया। यह जुल्म, यह संगदिली, यही सोनिया की भयानक खूबियां थी। उसने दुश्मनों से हमदर्दी करना सीखा ही नहीं था। मैंने कहा, आप जरा इंतजार करो, मैं त्यारे का दरवाजा खुलवाता हूँ। मैं सोनिया को छोड़कर त्यारे के अंदर जाना चाहता था। उसी लम्हा सोनिया की जेब से हल्की हल्की सीटी की आवाज सुनाई दी। ट्रांसमीटर से इशारा मौसूल हो रहा था। सोनिया ने जेब से ट्रांसमीटर निकाला। मैंने कहा, इसे चमनेरी को दे दो, वो बातें करेगा।
उसने ट्रांसमीटर चमनेरी को दे दिया। चमनेरी ने रिसीविंग बटन को ऑन किया तो आवाज आई, हेलो हेलो, रेडियो ऑपरेटर कॉलिंग। सेलर, तुम्हारी तरफ से अभी तक कोई इतला क्यों नहीं मिली? हेलो हेलो, फौरन जवाब दिया जाए। हमारे हिसाब से अब तुम्हारे ट्रांसमीटर की बैटरी सर्द होने वाली है, ओवर। मैंने चमनेरी की सोच में कहा, मुझे इस तरह जवाब देना चाहिए कि इनकी समझ में ना आए। मैं सरगोशी में बोलूंगा। उसने कॉलिंग बटन को ऑन किया। फिर मेरी सोच के मुताबिक इसके हलक से आवाज निकलने लगी, हेलो जी ओ। दूसरी तरफ से परेशान होकर कहा गया, ऊंची आवाज में बोलो, तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही हैं, ओवर। चमनेरी ने फिर उसी अंदाज में बोलना शुरू किया। रेडियो ऑपरेटर ने बेजारी से कहा, क्या मुसीबत है, मैं पहले ही समझ गया था, बैटरी डाउन हो चुकी होगी। अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो लो, मैं चीखकर बोल रहा हूँ, फौरन चले आओ वापस। ट्रांसमीटर खामोश हो गया। मैंने सोनिया से कहा, चमनेरी से ट्रांसमीटर वापस ले लो, अगर वो दोबारा उसे छेड़ेगा तो मुसीबत आ जाएगी। अब मैं कैबिन के अंदर रेडियो ऑपरेटर के दिमाग में पहुंच रहा हूँ। ठहरो फरहाद, ये बताओ, क्या मैं इन लोगों को दरवाजा खोलने पर मजबूर करूं? क्या जरूरत है मेरी जान? तैयारे के अंदर सिर्फ 3 ही मुसल्लह अफराद हैं, इन्हें खुद फैसला करने दो कि वो कहाँ मरना चाहते हैं, तैयारे के अंदर या बाहर। अच्छी बात है, तुम कितनी देर में वापस आओगे? मैं कह नहीं सकता कुछ। अब मैं ऐसे कैबिन में पहुंचने वाला हूं जहां बड़े बड़े मुल्कों के सीक्रेट एजेंट भी ना पहुंच सके। तुम्हारी सहूलत के लिए मुझे वहां बहुत सी मालूमात हासिल करनी होंगी। उस वक्त तक चमनेरी के सामान से खाना निकाल कर पेट पूजा करो। ओके सुफार। उससे रुखसत होकर मैंने आंखें खोल दी। मैं उसी बांस की झोंपड़ी में एक इजी चेयर पर बैठा हुआ था। मंतका बारदा शुमाली के इस खुफिया कैबिन में जाने से पहले मुझे ये फैसला करना था कि एटमी धमाका करने वाले उन साइंसदानों और सियासतदानों को छेड़ना मुनासिब है या नहीं। सोनिया चुपचाप उस इलाके से दूर निकल जाए, ऐसा हो जाए। चुपचाप वहां से निकल जाने का एक तरीका यह था कि वो कुत्तों की गाड़ी में बैठकर कुतुबनुमा की मदद से जनूब की तरफ बढ़ती चली जाती, फिर किसी इंसानी आबादी में पहुंच जाती। लेकिन जनूब के सिमत हमवार मैदान थे या ऊंचा नीचा पहाड़ी इलाका था, ये हम नहीं जानते थे। किसी गाइड के बगैर वहां से आगे बढ़ना दानिशमंदी नहीं थी। इस ख्याल को रद्द करने के बाद मैंने इंतकाम लेने के अंदाज में सोचा। सुपर मास्टर ने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, उसे सोनिया का भी दोस्त बनना चाहिए था, लेकिन उसने सोनिया को बिल्कुल ही बेदोस्तो पास समझ कर इस इलाके में मरने के लिए छोड़ दिया था। उसे यकीन था कि वो तनहा औरत या तो चमनेरी के हाथों मर जाएगी या भूखी प्यासी सर्दी में ठुठर कर खत्म हो जाएगी, और बहुत ज्यादा दिलेरी और चालाकी दिखाएगी तो कैबन वाले उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसकी प्लानिंग अपनी जगह बहुत ही मुकम्मल और मुस्तहकम थी, क्योंकि सोनिया की मदद के लिए फरहाद जिंदा नहीं था। मैंने फैसला किया कि अब उस तंजीम के तमाम मास्टरों के दिल में सोनिया की दहशत बिठाऊंगा। वो लोग एक बार फिर उस इलाके में जजीरा कवाई की इबरतनाक तबाही का मंजर देखेंगे और ये तस्लीम करेंगे कि फरहाद की तरह सोनिया भी लोहे का चना है जिसे वो चबा नहीं सकेंगे। मैं एक सिगरेट सुलगा कर बहुत देर तक सोचता रहा। फिर सिगरेट को बुझाने के बाद झूले पर आकर लेट गया। कैबिन का रुख करने से पहले मैंने सोनिया की खबर ली। चमनेरी के सामान में खाने के जो सरबंद डिब्बे थे, वो तमाम खाने सर्दी से जमकर ठोस हो गए थे। इन्हें गर्म करने के लिए ऑयल बर्नर काम नहीं कर रहा था। मजबूरन वो सूखे मेवे खाकर गुजारा कर रहे थे। मैं उन्हें उनके हाल पर छोड़कर रेडियो ऑपरेटर के दिमाग में पहुंच गया। उस वक्त वो काफी पी रहा था। उसके सामने एक RCA ट्रांसमीटर था। आसपास मुख्तलिफ आलात थे। एक आले से पता चल रहा था कि बाहर 70 मील फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। वो एक रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा हुआ था। मैंने उसकी सोच के दौरान आहिस्ता आहिस्ता दूसरी तरफ घुमा दिया ताकि उसकी आंखों और दिमाग से उस कैबिन का जायजा ले सकूं। वो कैबिन बर्फ की सतह से नीचे जमीन के अंदर बना हुआ था। उसकी दीवारें लकड़ी की थीं और वहां बिजली के बल्ब रोशन। कहीं बहुत दूर से जनरेटर की हल्की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। जिस तरह रेलगाड़ी में ऊपरी बर्थ होता है, इसी तरह वहां छत के करीब दीवार के साथ एक बर्थ बना हुआ था जिस पर बिस्तर बिछा हुआ था। हीटर के बायस कमरा गर्म था। इस छोटे से कमरे में वही एक शख्स नजर आया। मेरी मालूमात के मुताबिक वहां एक माहिर मौसमियात, एक साइंसदान, 3 इसके बॉडीगार्ड्स को मौजूद होना चाहिए था। मैंने तैयारे के पायलट से यही मालूम किया था। अब मौजूदा हिसाब ये था कि मालन और सेलर मारे गए थे। शायद वो दोनों साइंसदान के बॉडीगार्ड्स थे। इस तरह उस कैबिन में एक ही बॉडीगार्ड होगा और जो रेडियो ऑपरेटर था वही माहिर मौसमियात भी था। ये बात खुद इसका दिमाग कह रहा था। लेकिन मैं ये कैसे मालूम कर सकता था कि वो साइंसदान कहाँ है? जब तक इसका नाम मालूम ना होता मैं रेडियो ऑपरेटर के दिमाग में इसका जिक्र नहीं छिड़ सकता था। पता नहीं वो साइंसदान को क्या कहकर मुखातिब करता था। आखिर मैंने सोचा कि उस रेडियो ऑपरेटर को उस कमरे से उठाकर दूसरे कमरे में ले जाना चाहिए। मैंने इसकी सोच में कहा, यहाँ कैसी तन्हाई है, कोई बात करने वाला भी नहीं है। उसकी सोच ने कहा, यहाँ तो तन्हा ही गूंगा बनकर 12 घंटे की ड्यूटी देनी पड़ती है। अब 4 घंटे बाद दूसरा ऑपरेटर आकर मेरी जगह लेगा, तब मैं इस कमरे से निकल सकूंगा। अब की बार एटमी धमाका होने के बाद मैं एक माह की छुट्टी लेकर
मेक्सिको जाऊंगा। इसकी सोच से पता चला कि इसके अलावा भी एक और ऑपरेटर वहां पर मौजूद है और मौजूदा ऑपरेटर 4 घंटे से पहले इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा। अब उसे दूसरी तरफ से गेने की जरूरत थी। मैंने इसकी सोच में कहा, पता नहीं मार्लन और सेलर इस वक्त कहाँ होंगे। उनके ट्रांसमीटर की बैटरी डाउन होगी। अब उनसे रब्ता कैसे कायम होगा? जैसे भी हो, मैं उनकी फिक्र क्यों करूं? मैंने डॉक्टर डॉन स्मिथ को इतला दे दी है, अब वही फिक्र करेगा। उसके बाद वो फिर मेक्सिको के बारे में सोचने लगा, जहाँ का मौसम गर्म होता था और उसकी महबूबा मौसम की गर्मी और बढ़ा देती थी। मैं बेजार होकर सोचने लगा कि वो उल्लू का पट्टा किसी तरह मेरी राह पर नहीं लग रहा था। उसे किसी तरह कमरे से बाहर ले जाना होगा या दूसरे लोगों को इस कमरे में बुलाना होगा। मैंने फिर उसकी सोच में कहा, काफी मजेदार है, एक प्याली और पीनी चाहिए। वो मान गया। अपनी जगह से उठकर हीटर के पास गया। हीटर पर केतली रखी हुई थी। उसका सुलगता हुआ तारा ऐसे सुर्ख था जैसे किसी दुशीजा ने दहकते हुए अंगारे जैसी सुर्खी होंठों पर लगा रखी हो। मैंने रेडियो ऑपरेटर से कहा, ये मेरी मैक्सिकन महबूबा के दहकते होंठ हैं। उसकी सोच ने कहा, हाँ, मगर ये आग है, एक दुशीजा के लबों की तरह जलाती है। मैंने कहा, इन लबों को छू लेने में क्या हर्ज है? इससे पहले कि वो इनकार करता, मैंने इसके दिमाग को एक झटका पहुंचाया। मैं छू रहा हूँ। और उसने बेख्तियार हीटर की आग को छू लिया। फिर उसके हलक से एक चीख निकली। वो पीछे की जानब उछलकर फर्श पर गिर पड़ा। उसके चीखने के चंद लम्हे बाद एक झटके से कमरे का दरवाजा खुला। 2 मसल्ला अफराद कमरे में आए। एक ने पूछा, क्या हुआ मिस्टर मोरियो? रेडियो ऑपरेटर मोरियो ने अपने हाथ से दूसरे सुख्ता हाथ को थामकर कराहते हुए कहा, मैं हीटर पर से केतली उठा रहा था, मेरा हाथ जल गया। आने वालों ने हीटर की जानब देखा, वहां केतली ज्यों की त्यों रखी हुई थी। एक ने कहा, ताजुब है, केतली अपनी जगह रखी हुई है, क्या तुम अपनी महबूबा की याद में गुम हो गए थे? वो झिम कर तकलीफ से चिल्लाते हुए बोला, मजाक ना करो, फर्स्ट एड बॉक्स ले आओ। वो दोनों हंसते हुए दूसरे कमरे में चले आए। मैं भी इनके साथ हो गया। मैं दोनों में से किसी के भी दिमाग में बैठकर उस जेरे जमीन खुफिया अड्डे में जा सकता था। उनमें से एक फर्स्ट एड बॉक्स लाने जा रहा था। दूसरी की सोच ने बताया कि वो डॉक्टर के पास जा रहा है। ये वही डॉक्टर डॉन स्मिथ हो सकता था जिसका नाम मैंने मोरियो की सोच में सुना था। वो मसल्ला गार्ड एक कैबिन का दरवाजा खोलकर अंदर गया। फिर उसने कहा, डॉक्टर मोरियो का हाथ जल गया है, हमने इसकी चीख सुनी थी। उधेड़ उम्र का डॉक्टर एक आरामदेह कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसने डांट कर कहा, इडियट, पूरी बात कहा करो, वो कैसे जल गया? उस इडियट ने पूरी बात बताई। डॉक्टर ने कहा, ये मोरियो भी इडियट है, अब वो कैसे ड्यूटी करेगा? उसे रेस्ट लेने दो, उसकी ड्यूटी दूसरे इडियट को दे दो। वो बाहर चला गया। मैं डॉक्टर की दिमागी आंखों से उस बड़े से कमरे को देखने लगा। उस तैयारे के पायलट की मालूमात गलत थी, क्योंकि वो जेर जमीन खुफिया अड्डा महज एक कैबिन नहीं था। नामालूम वो कहाँ तक सुरंग की तरह फैला हुआ था और वहां 3 की बजाय न जाने कितने मसल्ला गार्ड्स थे। उस कमरे की दीवारों पर बहुत से नक्शे आवेजा थे। एक दुनिया का नक्शा था। उस नक्शे में क्वीन आइलैंड्स के एक समंदर पर बड़ा सा सुर्ख दायरा बना हुआ था। उस दायरे के अंदर 25 दिसंबर लिखा हुआ था। मैंने डॉक्टर को सोचने पर मजबूर किया। 25 दिसंबर तो मसीह की पैदाइश का दिन है। वो हंसते हुए सोचने लगा, हा हा हा, इसी दिन एटमी धमाका होगा। मसीह सच्चाई के लिए सुलेब पर चढ़ा था। हम एटमी तजर्बात के लिए इस दुनिया के लोगों को सुलेब पर चढ़ाएंगे। ख्वामखा आबादी बढ़ रही है। यहाँ सिर्फ हम जैसे बासलाहियत लोगों को जिंदा रहना चाहिए, बाकी कीड़े मकोड़ों को मर जाना चाहिए। मैं समझ गया कि दुनिया के नक्शे में जहाँ सुर्ख दायरा बनाया गया है, वहाँ 25 दिसंबर को एटमी धमाका किया जाएगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसकी सोच को कुरेदने लगा और आहिस्ता आहिस्ता उसकी सोच की गिरहें खुलती चली गईं। मेरी मालूमात में इजाफा हुआ कि उस जेर जमीन अड्डे में ऐसी मशीनें नस्ब की गई हैं जिनके जरिए वहां से 1000 मील की दूरी पर क्वीन आइलैंड्स के समंदर में धमाका किया जाएगा। कुछ नए तजुर्बात के बाद जो एटम बॉम्ब तैयार किया गया था, उसे किसी गर्म मुल्क में नहीं रखा जा सकता था, इसलिए उस सर्द इलाके में उसे स्टोर किया गया था। डॉक्टर डॉन स्मिथ सोचने के दौरान उन मशीनों को तस्वुर में ऑपरेट कर रहा था और तस्वुर में देख रहा था कि मुख्तलिफ बटनों को दबाने से किस तरह एक रॉकेटनुमा बॉम्ब जमीन दोज कोल्ड स्टोरेज से ऊपर उठता हुआ बर्फ की सतह से बुलंद होकर फजा में तेजी से प्रवास करता है और अपने टारगेट पर पहुंचकर ब्रस्ट हो जाता है। उसके बाद मैंने दीवार के दूसरे नक्शे की तरफ उसे मतवज्जो किया। वो ग्रीनलैंड के शुमाली हिस्से का नक्शा था। उसे देखकर पता चलता था कि जनूब की सीमत 500 मील दूर एक शहर आबाद है। इनके खाने पीने और दूसरी जरूरियात का सामान वहीं से आता था। आमदरफ्त के लिए 200 मील तक बर्फ गाड़ियां इस्तेमाल की जाती थी। इसके बाद एक पुख्ता सड़क शुरू हो जाती थी। वहां एक बहुत बड़ा सा मोटर गैराज था। बाकी 300 मील का सफर कार के जरिए तय होता था। सिधाए हुए कुत्ते 2 मील दूर तक रास्ता अच्छी तरह जानते थे। इसके बावजूद संगे मील के तौर पर आनिस्तून नस्ब किए गए थे।
जिन पर बर्फ जम जाती थी और वह सतून की बजाय बर्फ के टीले दिखाई देते थे। सोनिया को इस इलाके से निकलने के लिए ग्रीनलैंड का नक्शा और सफर के मतलब मालूमात लाजमी थी, इसलिए मैं डॉक्टर डॉन स्मिथ की सोच के साथ अपना सर खपा रहा था। डॉक्टर ने सोचने के दौरान घड़ी देखी, फिर परेशान हो गया। ये लोग अभी तक वापस क्यों नहीं आए? उसने इंटरकॉम का बटन दबाकर पूछा। क्या मार्लन और सेलर के मुतल्लिक इतला मिल रही है? यस सर, बहुत अफसोसनाक इत्तला है। मार्लन और सेलर मारे गए हैं। व्हाट? उसने चीख कर पूछा। मारे गए का मतलब होता है किसी ने इन्हें मार दी। इडियट, पूरी बात कहा करो। इतला देने वाले इडियट पूरी बात कहने लगा। सर, हमारे स्केटर का बयान है कि यहाँ भेजा जाने वाला चंपनेरी गद्दार बन गया है। सोनिया नाम की जिस औरत को कत्ल करना चाहिए था, उसका वो दोस्त बन गया है। इन दोनों ने मार्लन, सेलर और त्यारे के 2 जवानों को हलाक किया है। अब हमारे स्केट इन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। इडियट, इनसे कहो कि इन्हें गिरफ्तार करने में वक्त जाया ना करें, इन्हें फौरन गोली मार दें। मैं अपने मिशन की तकमील से पहले यहाँ किसी दुश्मन का साया देखना भी पसंद नहीं करूंगा। उसकी बातें सुनते ही मैं फौरन सोनिया के पास पहुंच गया। वो बर्फ गाड़ी पर बैठी हुई थी और कुत्ते उस गाड़ी को तेजी से भगाए लिए जा रहे थे। चमनेरी इसकी तरफ पुस्त किए स्टेन गन से गोलियां बरसा रहा था। मैंने पूछा, सोनिया यहाँ क्या हो रहा है? वो तंजिया अंदाज में बोली, शुक्र है कि तुमने हमें याद किया। हम पर जो गुजर रही है ये तुम अब समझ ही रहे हो। मेरी जान, तुम नादान बच्ची नहीं हो कि हमेशा मेरी उंगली पकड़कर चलती रहो। तुम खुद ही मेरे दिमाग में आ घुसते हो, इसलिए मैं तुम्हारे सहारे की आदी हो जाती हूँ। तुम उंगली ना बढ़ाओ तो मैं कभी उंगली ना पकड़ूं। मैंने हंसते हुए कहा, अच्छा गुस्सा थूक दो। ये बताओ, इन कुत्तों को कहाँ दौड़ाए लिए जा रही हो? मैं खुद नहीं जानती ये कुत्ते मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। चंद स्केटरों ने हमें त्यारे के करीब चारों तरफ से घेर लिया था। वो पाँव में स्केट बांधे, हाथों में स्टिक थामे, बर्फ पर फिसलते हुए हमसे कुछ फासले पर आकर रुक गए थे। उन्होंने स्लेज के करीब सेलर की लाश देख ली थी। एक ने पूछा, मालन कहाँ है? और वहां त्यारे के पास 2 लाशें और नजर आ रही हैं। ये कौन लोग थे और तुम दोनों कौन हो? अब मैं इनकी बातों का क्या जवाब देती? मैं सोच के जरिए तुम्हें पुकारती रही। मुझे और चमनेरी को खामोश देखकर एक स्केटर ने कहा, तुम्हारी खामोशी बता रही है कि तुम दोनों कातिल हो। मैंने सोचा कि इनकार करना फजूल है। तैयारे के अंदर जो लोग हैं वो हमारे खिलाफ गवाही देंगे। मस्टन गन सीधी करती हुई बोली, हाँ, मैंने इस तरह कत्ल किया है। गोलियां चलते ही 2 शख्स ऊंधे मुंह गिरे। बाकी तेज से स्केट करते हुए बर्फ की धुंध में नजरों से ओझल हो गए। मैं चमनेरी के साथ दौड़ती हुई कुत्तों के पास आई। उसे स्टेन गन देकर कुत्तों के पांव खोले। इसके बाद हम दोनों स्लेज पर बैठ गए। अब ये कुत्ते पता नहीं हमें कहाँ लिए जा रहे हैं। स्केटिंग करने वाले दुश्मन हमारा ताकुब कर रहे हैं। बर्फ के धुंध में वो नजर नहीं आ रहे हैं। कभी कभी किसी की वार्निंग सुनाई देती है। हमसे कहा जा रहा है कि हम खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दे। अब मैं क्या करूं? ऐसा ना हो कि ये कुत्ते हमें कैबन की तरफ ले जा रहे हो। सोनिया की बातें सुनने के बाद मैंने कहा, तुम हद्दे नजर तक देखो और बताओ, क्या तुम्हें कहीं आहनी सतून नजर आ रहा है? कैसी बात पूछी हो फरहाद? इस इलाके में आहनी सतून होगा तो बर्फ में छुप गया होगा। हाँ, तो बर्फ का ऊंचा टीला नजर आएगा। ऐसे कहो ना, ऐसे कई टीले हमारे करीब से गुजर चुके हैं। सोनिया, जिसे हम अब तक कैबन कहते रहे, वो दरअसल एक जमीन दोज खुफिया अड्डा है। वहां से 1-1 मील के फासले पर तकरीबन 200 मील पर बर्फ के टीले हैं। उसके बाद एक मोटर गैराज है। वहां से 300 मील दूर एक शहर तक जाने का रास्ता आसान है। मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम बर्फ के टीलों के करीब से गुजरती हुई या तो जमीन दोज अड्डे की तरफ जा रही हो या फिर जुनूब की सिमत सफर कर रही हो। सोनिया ने जवाब दिया, आहर वो जमीन दोज अड्डा कितनी दूर है? ये कुत्ते तो भागते ही चले जा रहे हैं। ये लोग अभी ऐसे ऐसा रुक रहे हैं। इस तरह तो दुश्मन फिर हमें चारों तरफ से घेर लेंगे। मैंने कहा, मोहतात रहो। मैं ताकुब करने वालों के दिमाग तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ। बेहतर है कि तुम चीख कर इन्हें मुखातिब करो। मैं इनकी आवाज सुनूंगा। सोने ने चमनेरी से कहा, बेटे, दुश्मन क्यों छुपे हुए हैं? इन्हें मुखातिब करो, फिर इनकी आवाज की सिमत फायर करो। चमनेरी ने नदीदा दुश्मनों को आवाज दी, फिर इंतजार करने लगा। जवाबन कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने सोनिया से कहा, इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि मोहतात रहो, मैं दूसरी तरफ से कोशिश करता हूँ। उसे तसल्ली देकर मैं जमीन दोज अड्डे के उस शख्स के दिमाग में पहुंच गया जिसने डॉक्टर को मालन और सिलर के मरने की इतला दी थी। वो शख्स दूसरा रेडियो ऑपरेटर था जो मोरियो की जगह आया था। उस वक्त वो ट्रांसमीटर पर किसी की रिपोर्ट सुन रहा था। रिपोर्ट ये थी, वो दोनों हाथ नहीं आ रहे हैं। दरअसल कुत्ते भड़क कर जुनूब की सिमत भाग रहे हैं। हमने इसलिए ढील दे दी है कि कुत्ते अपनी आदत के मुताबिक 10 मील तक जाने के बाद सुस्ताने के लिए रुक जाते हैं, और अब वो रुक गए हैं। 15-20 मिनट से पहले वो आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें फौरन बताया जाए कि इन्हें किस तरह गिरफ्तार करें। उनके पास स्टेन गन है और हमारे पास राइफलें हैं। तो स्केटिंग के दौरान हमारे हाथों में स्टिक्स होती हैं। हम राइफल पकड़कर फायरिंग नहीं कर सकते। ओवर। रेडियो ऑपरेटर ने कहा, अभी वो डॉक्टर से पूछ कर जवाब देगा। उसने इंटरकॉम के जरिए रब्ता कायम किया, फिर डॉक्टर को रिपोर्ट सुनाई। डॉक्टर ने कहा, इडियट, उनसे कहो मजीद ताकुब न करें। चमनेरी और सोनिया जैसे गद्दारों को गिरफ्तार करके यहाँ लाना खतरे वाली बात होगी। मैं यहाँ किसी दुश्मन को बर्दाश्त नहीं कर सकता।
बेहतर है कि वो दोनों जुनूब की सिमत बढ़ते चले जाएं। बोरिनो के मोटर गैराज में इतला पहुंचाओ कि तो गद्दार वहां पहुंचने वाले हैं, बल्कि वो कुत्ते ने वहां पहुंचाने वाले हैं। इन्हें देखते ही शूट कर दिया जाए, इडियट। रेडियो ऑपरेटर ने ताकुब करने वाले स्केटरों को डॉक्टर का हुक्म सुना दिया। फिर वो दिल दिल में हिसाब करने लगा कि सोनिया और चमनेरी कब तक बोरिनो के मोटर गैराज तक पहुंच सकेंगे। उसके बाद वो ट्रांसमीटर के जरिए रब्ता कायम करने लगा। कुछ देर के बाद उसने हेलर नाम के एक शख्स को कॉल किया। हेलर, हेलर, मैं ये अफसोसनाक खबर सुना रहा हूँ कि तुम्हारा भाई सेलर कत्ल कर दिया गया है। इसके 2 कातिल फरार होकर तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। तकरीबन 10 घंटे के बाद वहां पहुंचेंगे। अपने मुसल्ला आदमियों को बता दो कि कातिलों के पास स्ट्रेन गन है, उनसे मोहतात रहकर इन्हें शिकार करें। मैं इसके जवाब में हेलर की आवाज सुन रहा था। वो चीख चीख कर अपने भाई के कातिलों को गालियां दे रहा था। बेचारे को ये नहीं मालूम था कि मैं सोच की सुरंग से गुजरता हुआ इसके दिमाग तक पहुंच रहा हूँ। उस वक्त मैंने हेलर को छोड़ दिया। वक्त आने पर उसे निपटा जा सकता था। मैं सोनिया को देखने लगा। स्लेज के कुत्ते फिर दौड़ने लगे। सोनिया सोच रही थी, फरहाद फिर कहाँ गायब हो गया। मुझे ये तो मालूम हो कि ये सफर जारी रखना चाहिए या कुत्तों को रोक दिया जाए। ताकुब करने वालों को आवाजें भी सुनाई नहीं दे रही हैं। ऐसे ही वक्त फरहाद पर गुस्सा आता है। गुस्से की बात आते ही वो मुस्कुराकर सोचने लगी, अपने मर्द को गुस्सा दिखाते हुए कितना मजा आता है। वो फरहाद जिसे तकदीर गुस्सा नहीं दिखा सकती, वो मेरा गुस्सा बर्दाश्त कर लेता है। इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ मैं ही एक ऐसी औरत हूँ जिसे वो अपना समझता है। मैं इसकी सोच पढ़कर मुस्कुराने लगा। औरतें अपने मर्द की महकूम जरूर होती हैं, मगर कभी कभी उन पर हुकूमत जताकर इसलिए फहर करती हैं कि ये उनका हक होता है। वो ज्यादा देर तक न सोच सकी। चमनेरी ने कहा, मम्मी ये कुत्ते हमें कहाँ ले जा रहे हैं? मैं सोनिया को बता चुका था। उसने अनजान बनकर कहा, पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। तो फिर इन्हें रोकिए। रोकने के बाद हम कहाँ जाएंगे? न जाने दुश्मन कहाँ छुपे हुए हैं। बेहतर है कि ये कुत्ते हमें जितनी दूर ले जा सकते हैं ले जाएं। लेकिन मम्मी हम दूर जाकर खाएंगे क्या? खाने पीने का सामान तो वहां हत्यारे के पास रह गया है। सोनिया फिक्रमंद होकर सोचने लगी, वाकई हम खाएंगे क्या? अभी तो पेट भरा है। फरहाद ने कहा था किसी मोटर गैराज तक पहुंचने के लिए हमें 200 मील का सफर करना होगा। पता नहीं कुत्ते कब तक चलते रहेंगे और हमें कब तक वहां पहुंचाएंगे। मैंने उसे मुखातिब किया, हेलो सोनिया, फिक्र ना करो, तकरीबन 10 घंटे के बाद तुम वहां पहुंच जाओगी। उस जगह का नाम बोर्नियो है। फरहाद, क्या तुम ताकुब करने वालों तक पहुंच गए हो? हाँ, उनकी उनकी फिक्र ना करो, वो वापस चले गए हैं। ताजुब है, उन्होंने बड़ी शराफत का सबूत दिया है। हाँ, शराफत का सबूत इस तरह दिया है कि जिस सेलर नाम के आदमी को तुम लोगों ने मारा है, उसका भाई हेलर बोरिनो में रहता है। उसे इत्तला दी गई है कि उसके भाई के कातिल वहां पहुंचने वाले हैं। वो अपने मसला आदमियों के साथ तुम दोनों का इस्तकबाल करेगा। सोनिया ने नाराज होकर पूछा, तुमने ने ये मौका क्यों दिया कि वो हेलर तक हमारी आमद की इत्तला पहुंचाते? देखो तुम फिर गुस्सा दिखा रही हो। मेरे गुस्से का तुम पर असर नहीं होता। ऐसा न कहो, इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ तुम ही एक औरत ऐसी हो जिसके गुस्से से फरहाद डरता है। वो खुश होकर मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, ये फरहाद इस तरह डरता है कि तुम्हें गुस्से की बजाय मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है। उसे अचानक ही ख्याल आया कि वो मुस्कुरा रही है और वो भी मेरे बेवकूफ बनाने पर मुस्कुरा रही है। पहले तो वो झुला गई, फिर बेबसी से बोली, तुम एक पल में इधर की सोच को उधर कर देते हो। अब मैं तुम्हें क्या कहूँ, जाओ, अपना समझकर माफ कर दिया। उसी वक्त चंपनेरी ने अचानक ही जोर का कहका लगाया। सोनिया ने हैरानी से पूछा, तुम किस बात पर हंस रहे हो? ओह मम्मी, मुझे आरतर याद आ गया। आपने किस तरह उसे नंगा करके बर्फ में धंसाकर खड़ा कर दिया था। उस वक्त मेरा दिल चाहता था कि जोर का कहका लगाऊं, लेकिन दिमाग में ये बात आई कि हंसूंगा तो रॉबर्ट वगैरह मुझ पर शुबा करेंगे, इसके लिए बाद में कहका लगाऊंगा। हा हा हा। वो कमबख्त उस वक्त की रोकी हुई हंसी फेफड़ों से निकाल रहा था। मैंने कहा, सोनिया मुबारक हो, तुमने बड़े शाहकार बच्चे को जन्म दिया है। ए फजूल बातें करोगे तो अच्छा ना होगा। तुम ही ने मजबूर किया था मैं इसे बेटा बनाऊं। मजबूर तो हर मर्द करता है, पैदा करने की जिम्मेदार औरत होती है। क्या तुम दूसरी कोई बात नहीं कर सकते? हर अच्छे वालिदैन को अपनी औलाद की ही बातें करनी चाहिए। फरहाद, यहाँ से जाओ और हेलर की खबर लो। क्यों वक़्त ज़ाया कर रहे हो? अच्छा, मैं जा रहा हूँ। लेकिन मैं नहीं गया। वह चंद लम्हे तक खामोश रही, फिर बोली, फरहाद क्या तुम चले गए? मैंने जवाब नहीं दिया। वो मुझे फिर एक बार पुकारने के बाद सोचने लगी। वो गॉड पर चला जाता है तो ऐसा लगता है जैसे मैं अंदर से खाली हो गई हूँ। लोग कहते हैं कि औरत के वजूद से दुनिया है। मैं कहती हूँ मर्द ना हो तो औरत ये दुनिया लेकर क्या करेगी? कुछ नहीं। मैं मुस्कुराता हुआ इसके दिमाग से निकल गया। अभी सोनिया बोरिनो तक एक तवील फासला तय करने वाली थी। राह में कोई रुकावट नहीं थी, कोई दुश्मन नहीं था। ट्रेंड किए हुए कुत्ते कभी रुकते हुए कभी भागते हुए अपनी मंजिल की तरफ पहुंचना जानते थे। इसलिए मैं उसकी तरफ से मुतमईन होकर बांस की झोपड़ी में वापस आ गया। अपने आसपास के माहौल पर भी नजर रखना लाजमी था। पता नहीं मुनज़्ज़ा और नमूदा कहाँ चले गए थे। मुनज़्ज़ा की बूढ़ी माँ से कुछ पूछना फजूल था, उसकी जुबान समझ में नहीं आती थी। नमूदा के दिमाग में झांकना मुनासिब नहीं था। पता नहीं मियाँ बीवी कैसा वक्त गुजारे हो।
मैं इलाकी हदूद में रहकर सोच रहा था। दिमाग समझा रहा था कि गफलत हमेशा मुसीबत का सबब बनती है, लिहाजा किसी को अपना समझकर इसे गाफिल नहीं रहना चाहिए। मेरी जिंदगी में अक्सर ऐसे वाकयात पेश आए हैं कि जिनसे मैं जरा भी मुतमईन हुआ वही मेरी बेइत्मीनानी का सबब बनते रहे। मैंने हिलाकियात को बलाए ताक रखकर नमूदा के दिमाग में झांका। वो समंदर के किनारे कॉटेज के कमरे में खड़ा हुआ मुनज़्ज़ा को देख रहा था। मुनज़्ज़ा साहिल समंदर की लहरों से खेल रही थी। जब वो नमूदा की तरफ देखकर मुस्कुराती तो वो भी जवाबन मुस्कुराता हुआ सोचने लगता, मुनज़्ज़ा कितनी मासूम है, पता नहीं ये नहीं जानती कि मैं मुजरमाना जिंदगी गुजार रहा हूँ। ये वक्त कितनी खूबसूरती से गुजर रहा है, ठंडी हवाएं, समंदर का किनारा, मुनज़्ज़ा की तरह शोखो शरीर लहरें, यहाँ कितना हुस्न है। जी चाहता है कि सारी जिंदगी इसी जगह मुनज़्ज़ा की बाहों में गुजार दूं। मैंने उसके दिमाग में हसरत भरी सर्द आह भरी और कहा, यह हसरत कहाँ पूरी होगी। एक हफ्ते बाद फिर मुजरमों के माहौल में पहुंचना होगा और अपने साथ मोंटो को भी ले जाना होगा। उसके दिमाग में मोंटो का नाम आते ही वो मेरे मुतालिक सोचने लगा, क्योंकि मोंटो के रूप में इसका एतमाद हासिल कर रहा था। उसकी सोच ने कहा, बूढ़ी अम्मा कह रही थी कि मोंटो दिन रात अपने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद रखता है, कभी इजी चेयर पर बैठता है, कभी झूले में लेटा रहता है। उसने कभी इस बात की शिकायत नहीं की कि वो उस कैद से बेजार हो गया है। मैंने इसके दिमाग में तजस्सुस पैदा किया, आखिर वो दिन रात कमरे में बंद रहकर क्या करता रहता है। उसकी दूसरी सोच ने कहा, बेचारा बंद कमरे में और क्या करेगा, बैठा सिगरेट पिएगा या झूले में लेटा रहेगा। वैसे मेरे साथी एहतियातन उसकी निगरानी करते रहते हैं कि कहीं वो भाग ना जाए। उसकी सोच से पता चला कि नमूदा मुझ पर भरोसा करता है, सिर्फ इसके साथी एहतियातन मेरा ख्याल रखते हैं। इनकी तरफ से मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता था, इसलिए मैं फिर इनकी तरफ से मुतमईन हो गया। मैंने झोंपड़ी के दूसरे कमरे में आकर मुनज़्ज़ा की माँ से इशारों में कहा कि मुझे भूख लग रही है। उसने फिर मेरे सामने झींगे और केकड़े का सालन रख दिया। मैंने केकड़े हटा दिए, झींगे और रोटियों से पेट भरा, फिर इशारे से चाय तलब की। 15 मिनट बाद चाय मिल गई। मैं आराम से चाय सिगरेट पीने में वक्त जाया कर रहा था, कभी कभी सोने की हबल लेता रहता था। फिर तकरीबन आध घंटे के बाद मैंने अपने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद किया और झूले पर आराम से लेट कर बोरिनो के मोटर गैराज में हेलर के पास पहुंच गया। वो गैराज नहीं बल्कि दरख्तों से काटी हुई शतीर से बना हुआ एक कॉटेज था। बाद में पता चला कि इसके आसपास और 6 कॉटेज हैं, 2 मोटर गैराज हैं जिनमें जिनमें 4 वैगन कारें मौजूद रहती हैं। उस वक्त मैं हेलर के दिमाग से सिर्फ एक आईने को देख रहा था, क्योंकि वो खुद आईने के सामने लिबास बदल रहा था। बाज़ औक़ात ना देखने वाला मंजर भी देखना पड़ता है। मैंने इसकी सोच में कहा, बुरी बात है, लिबास बदलते वक्त आईना नहीं देखना चाहिए। वो बेख्तियार आईने की तरफ से मुंह फेर कर लिबास पहनने लगा। मुंह फेरते ही सोच फिर गई। अब इसकी सोच बता रही थी कि सामने एक आरामदेह पलंग है और इस पलंग पर भी एक हसीना लिबास पहन रही है। दुनिया का कोई हमाम इतना नंगा नहीं होता जितना कि दिमाग का हमाम होता है। मैं इसके दिमाग से थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया। मैंने सोनिया के पास पहुंचकर कहा, आध घंटे गुजर चुके हैं, तुम बोरिनो के करीब पहुंच रही हो। फरहाद, भूख से बुरा हाल है, तुम तो जानती हो कि सरहद इलाके में भूख ज्यादा लगती है। फिक्र ना करो, मंजिल करीब आ रही है, कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए मिल जाएगा। बोरिनो के बारे में कुछ बताओ, तुमने अब तक क्या मालूमात हासिल की हैं? अभी तक इतना ही जानता हूँ कि वहाँ एक कमरे में हेलर है, एक हसीन लड़की भी है और वो दोनों। मैंने बात अधूरी छोड़ दी। उसने जल्दी से पूछा, दोनों क्या? ओ अच्छा, तो तुम ऐसी जगह क्यों पहुंच जाते हो? मैं तो मालूमात हासिल करने गया था, अब तुम गुस्सा ना दिखाना। वो हंसती हुई बोली, तुम दानिस्तान की तन्हाई में नहीं गए थे, इसलिए गुस्सा नहीं दिखाऊंगी। वैसे ये कितनी देर की बात है? मैंने झूठ कहा, बहुत देर हो चुकी है, अब मुझे वहां जाना चाहिए। ये तो मालूम हो कि वो तुम्हें किस तरह घेरना चाहते हैं। मैं उससे रुखसत होकर फिर हेलर के दिमाग में पहुंच गया। अब वो कॉटेज के बाहर बरामदे में खड़ा हुआ था। इसके सामने बरामदे की रेलिंग के दूसरी तरफ 4 मुसल्लह जवान थे। एक कह रहा था, मिस्टर हेलर, तमाम इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। यहाँ से 2 मील के फासले पर बारूदी सुरंग बिछाई गई है। बर्फ गाड़ी उस पर से गुजरेगी तो इन दोनों के चीथड़े उड़ जाएंगे। वेरी गुड, हेलर ने कहा। हम इनके बचाव या फरार के लिए जरा सी भी गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए। फर्ज करो अगर कुत्ते रास्ते में बीमार हो जाएं या किसी वजह से वो स्लेज में बैठकर इधर ना आए या बर्फ गाड़ी टूट जाए तो क्या होगा? दूसरे जवान ने कहा, वो दोनों रास्ते से भटक जाएंगे, क्योंकि ये रास्ता सिर्फ कुत्ते ही जानते हैं। हेलर ने कहा, हाँ मैं भी यही कहना चाहता हूँ, वो रास्ते से भटक कर किसी दूसरी सिमत से यहाँ पहुंच सकते हैं। बेहतर है कि जहाँ बारूदी सुरंग बिछाई गई है वहां से चंद फरलांग आगे तुम चारों अपना महाज बनाओ। अगर वो तुम्हारे हाथों मारे गए तो बर्फ गाड़ी बारूदी धमाके से तबाह नहीं होगी, कुत्ते भी हमारे काम आने के लिए जिंदा रहेंगे। तो उसने कॉटेज के अंदरूनी दरवाजे की तरफ देखकर कहा, शीला कम ऑन, हम जा रहे हैं। शीला नाम की वही हसीना पतलून और जैकेट पहने अपने शाने से एक राइफल लटकाए कॉटेज से बाहर आ गई। वो सब एक वैगन कार में आ गए। उस इलाके में हवा इतनी तेज नहीं थी, ना ही बर्फ के ज़रात उठते थे, लेकिन वहां का मैदानी इलाका भी बर्फ से ढका रहता था।
जानवरों की खाल से बने हुए कपड़े जरूरी थे, मगर स्नो मास्क की जरूरत पेश नहीं आती थी। हेलर गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उसके पास बैठी हुई शीला ने पूछा, हेलर, क्या वो दोनों इतने ही खतरनाक है जितने तुम लोग मोहतात और मुनज़्ज़म नजर आ रहे हो? हाँ, पहले मुझे इतना ही मालूम हुआ था कि वो दोनों मेरे भाई सेलर के कातिल हैं। बाद में फिर मुझे ट्रांसमीटर पर इतला दी गई। मुझे इनके नाम बताए गए। इनमें से एक हमारी तंजीम का मास्टर चमनेरी है। माय गुडनेस, शीला ने कहा, हमारी तंजीम का मास्टर हमारा दुश्मन हो गया? हेलर ने कहा, दूसरे नाम को तो सुनो, नहीं बल्कि बूझो। वो तुम्हारी बहुत ही पसंदीदा हस्ती है। तुम उसके गुण गाती रहती हो। वही हस्ती दुश्मन बनकर आ रही है। बूझो वो कौन है? शीला जेन पर जोर डालकर सोचने लगी। हेलर ने कहा, मैं इशारा देता हूँ। तकरीबन 24 घंटे पहले तुमने इसका जिक्र किया था। शीला हैरानी से उछलकर हेलर से जरा दूर हो गई। फिर बेयकीनी से बोली, क्या मदम सोनिया आ रही हैं? हेलर ने नागवारी से कहा, तंजीम से गद्दारी करने वाली को मदाम न कहो। अच्छा, नहीं कहूंगी। मेरी बात का जवाब दो। क्या मदाम सोनिया नहीं, मदाम नहीं, सिर्फ सोनिया। क्या सोनिया आ रही है? हाँ, उसकी मौत उसे यहाँ खींच कर ला रही है। वह खामोश रही। महलर के दिमाग से निकलकर इसके दिमाग में पहुंच गया। वो सोच रही थी, अपने माजी को याद कर रही थी कि अब से 2 साल पहले वो मादाम सोनिया के मातहत काम करती थी और इसकी सलाहियतों से बेहद मुतासिर थी। फिर इसके मादाम मास्टर यूशे के साथ किसी मिशन पर चली गई। कुछ ऐसा बाद खबर मिली कि वो फरहाद अली तैमूर से मिल गई है। पहले तो फरहाद की कोई अहमियत नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने जजीरा कवाई की करोड़ों डॉलर की मशीनों को तबाह कर दिया तो दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक तंजीम के अफराद में बेचैनी फैल गई। अब शायद ही कोई ऐसा हो जो सोनिया और फरहाद का नाम न जानता हो। वो सोच रही थी और उसके अंदर छुपा छुपा सा जोश और वलवला पैदा हो रहा था। वो अपनी मादाम को दोबारा देखने के लिए बेचैन हो रही थी। उसने हैरानी से पूछा, हेलर, सोनिया उस इलाके में कैसे पहुंच गई जहां हमें भी जाने की इजाजत नहीं है? हेलर ने जवाब दिया, रेडियो ऑपरेटर ने मुझे सिर्फ इतना बताया कि सोनिया को उस इलाके में हलाक करने के लिए एक त्यारे के जरिए भेजा गया था। वो त्यारा वहीं गिरकर तबाह हो गया। मास्टर चमनेरी उसे मौत की सजा देना चाहता था, मगर वो भी इसके साथ मिलकर गद्दार बन गया। अब वो दोनों उधर तबाही फैलाकर इधर आ रहे हैं। शीला ने स्टीयरिंग पर हाथ रखकर कहा, गाड़ी रोको, मैं कॉटेज वापस जाऊंगी। हेलर ने गाड़ी रोककर पूछा, क्या बात है, वापस क्यों जा रही हो? वो दरवाजा खोलकर बाहर निकलती हुई बोली, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि अपनी सलामती के लिए सोनिया से न टकराओ तो तुम नहीं मानोगे, मेरा मजाक उड़ाओगे। उसके बाद सुनते ही गाड़ी में बैठे हुए तमाम अफराद हंसने लगे। एक ने कहा, हमने अपनी तंजीम में इतनी बुज़दिल लड़की और कहीं नहीं देखी। दूसरे ने कहा, यह अपनी मदाम की मौत का नजारा नहीं कर सकती इसलिए जा रही है। हेलर ने पूछा, क्या वाकई तुम अपनी जान बचाने के लिए भाग रही हो? अरे, मैं उसे चींटी की तरह मसल दूंगा। शीला ने बारी बारी हर एक के चेहरे को देखा, फिर बड़े एतमाद से बोली, मैं सिर्फ खाना तैयार करने जा रही हूँ। मादाम सोनिया भूखी प्यासी आएंगी। उसने एक झटके से गाड़ी के दरवाजे को बंद किया, फिर कोई जवाब सुने बगैर कॉटेज की तरफ वापस चली गई। गाड़ी के अंदर फिर एक बार कहके बुलंद हुए। हेलर ने अकबनुमा आईने में शीला को जाते देखकर नॉनसेंस कहा, फिर गाड़ी आगे बढ़ा दी। 2 मील का फासला तय करने के बाद वो गाड़ी से उतर गए। हेलर का एक साथी बताने लगा कि किस तरह बारूदी सुरंग बिछाई गई है। जैसे ही बर्फ गाड़ी सड़क के उस हिस्से से गुजरेगी, उनका एक आदमी बारूदी तार से मुंसलिक होने वाले डायनामाइट बॉक्स के हैंडल को पुश कर देगा। इस मकसद के लिए एक आदमी वहां छोड़ दिया गया। वहां से 2 फरलांग के फासले पर बर्फ को खोद कर एक गड़ा बनाया गया था जिसमें डायनामाइट को ऑपरेट करने वाला छुपकर बैठ सकता था, वरना इस मैदानी इलाके में दूर दूर तक छुपने की कोई जगह न थी। उसके आगे 4 फरलांग के फासले पर बाकी 3 मुसल्लह जवान अपने लिए गड़े खोदने लगे ताकि वहां छुपकर फायरिंग कर सकें। वाकई वो अपने लिए गड़े खोद रहे थे। हेलर वहां से गाड़ी वापस ले गया। उसकी सोच बता रही थी कि वो गाड़ी को गैराज में वापस ले जाएगा ताकि सोनिया चमनेरी को वो गाड़ी दूर से नजर न आए। फिर वो गैराज से वापस 1 मील के फासले से जब फायरिंग की या बारूदी धमाके की आवाज सुनाई देगी और दुश्मनों की मौत का यकीन हो जाएगा तो वो उनकी लाशें देखने जाएगा। मैं उसे छोड़कर सोनिया के पास पहुंच गया और उसे बताने लगा कि हेलर ने इसके लिए किस तरह का जाल बिछाया है। सोनिया ने तमाम बातें सुनने के बाद पूछा, फरहाद, मुझे कैसे मालूम होगा कि मैं इन 3 मसल्ला आदमियों के बनाए हुए महाज के करीब पहुंच गई हूँ? हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। इस बर्फानी मैदान में किसी खास जगह की निशानदेही के लिए कोई मखसूस निशान नहीं होता था। ना कोई मकान था, ना दरख्त, ना पौधे थे। कॉटेज वहां से 2 मील के फासले पर थे, इसलिए सोनिया को नजर नहीं आ सकते थे। मैंने कहा, सोनिया, अभी मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें किस तरह गाइड करूं। मुझे जरा सोचने दो। उस वक्त तक कुत्तों की लगाम खींचती रहो ताकि वो तेज रफ्तारी से उधर ना जाएं। अच्छी बात है, मैं अब आहिस्ता आहिस्ता आ रही हूँ। मैं सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। थोड़ी देर तक सोचते रहने के बाद यही बात समझ में आई कि एलर वगैरह से मुझे ही निपटना चाहिए, वरना फिर वो दूर से बर्फ गाड़ी को देखते ही फायरिंग शुरू कर देंगे। दुश्मन अपने खोदे हुए गड़े में महफूज रहेंगे। सोनिया चपनेरी खुले मैदान में इधर से उधर भागने के सिवा कुछ नहीं कर सकेंगे। वो छुपने वालों पर फायरिंग भी ना कर सकेंगे।
बल्कि वो खुद गोलियों का निशाना बन जाएंगे। हालात का अच्छी तरह जायजा लेने के बाद मैंने हेलर के दिमाग में झांक कर देखा। वो गाड़ी को गैराज में रखने के बाद कॉटेज के अंदर जा रहा था। शीला ने जो फैसला सुनाया था उस पर बावर्ची खाने में जाकर अमल कर रही थी। हेलर ने उसे नगवारी से देकर पूछा, शीला ये क्या हमाकत है? तुम तो वाकई इस काली बला के लिए खाना तैयार कर रही हो। हेलर ये हमाकत नहीं है, मैं तुम्हारी भलाई चाहती हूँ। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो आओ, इसके लिए कुछ पकाने में मेरी मदद करो। यू शट अप। तुम खुद अपने अंजाम से बेखबर हो। सोनिया और चमनेरी को कत्ल करने के बाद जब ये रिपोर्ट सुपरमास्टर के पास जाएगी तो ये लोग रिपोर्ट में ये भी लिखेंगे कि तुम सोने की हमायत कर रही थी और इसके इस्तकबाल के लिए खाने का एहतमाम किया था। इसके बाद तुम खुद ही समझ लो कि तुम्हें कैसी सजाएं दी जाएंगी। शीला ने बड़े ठहरे हुए अंदाज में जवाब दिया, बाज़-औक़ात हालात का जायजा लेने के बावजूद हमें अपना अंजाम समझ में नहीं आता। बात साफ ये है कि तुम मुझे सुपर मास्टर के अताब से नहीं बचा सकोगे और मैं तुम्हें मदाम के हाथों नहीं बचा सकूंगी। एक दूसरे को नसीहत करना फजूल है। वो गुस्से में झुंझलाता हुआ किचन से बाहर आया, फिर कॉटेज से बाहर जाने लगा। मैंने इसकी सोच में कहा, मुझे बारूदी सुरंग से आगे जाकर यह देखना चाहिए था कि वो तीनों किस तरह महाज बना रहे हैं। वह चलते चलते ठुठक गया। फिर उसकी सोच ने कहा, वाकई मैंने उनसे ये नहीं पूछा कि वो तीनों एक ही जगह से हमला करेंगे या 3 मुख्तलिफ जगह महाज बनाएंगे। मैंने कहा, अगर वो तीनों एक जगह से फायरिंग करेंगे तो दुश्मन की स्टेन गन एक ही ब्रस्ट में बैक वक्त तीनों को साफ कर देगी। इसकी सोच ने परेशान होकर कहा, नहीं, मुझे फौरन ही इनके पास पहुंचना चाहिए। ओ क्या मुसीबत है, इतनी दूर जाने के लिए फिर गाड़ी निकालनी होगी। उसने गैराज में पहुंचकर फिर वही गाड़ी निकाली। महाज की तरफ जाते हुए उसने घड़ी देखी। उसके हिसाब से सोनिया चमनेरी को वहां पहुंचने के लिए सिर्फ आध घंटा रह गया था। मेरे हिसाब से वो दोनों 1 घंटे से कबल वहां ना आते, क्योंकि सोनिया ने कुत्तों की रफ्तार सुस्त कर दी थी। वो गाड़ी को तेजी से ड्राइव करता जा रहा था। पुख्ता सड़क के इतराफ में बर्फ बहुत ऊंचाई तक जमी हुई थी। हेलर के मातहत वक्तन फवक्तन सड़क पर से बर्फ हटाते रहते थे ताकि गाड़ी के लिए रास्ता साफ रहे। मैंने इसकी सोच में कहा, क्या मुझे वो जगह याद है जहां बारूदी सुरंग बिछाई गई है? हेलर याद करने लगा। 2 मील का फासला तय होने लगा तो इसने घबरा कर गाड़ी की रफ्तार सुस्त कर दी। फिर एक जगह वो गाड़ी को रोककर बाहर आया और दोनों हाथ मुंह के तरफ रखकर चीखते हुए पूछने लगा, यू कैसिडी, क्या यहाँ बारूदी सुरंग का कोई निशान है? कैसिडी डायनामाइट बॉक्स के पास बैठा हुआ था। उसने गड़े से सर निकालकर दूरबीन से दूर सड़क पर खड़ी हुई वैगन कार को देखा। उसके हिसाब के मुताबिक वैगन कार ठीक टारगेट पर खड़ी हुई थी। उसने चीखकर जवाब दिया, हेलर, तुम्हारी गाड़ी ठीक उसी जगह खड़ी है। बेहतर है उसे आगे या पीछे ले जाओ। हेलर के जिस्म में झुझुरी सी पैदा हुई। मैंने भी कहाँ गाड़ी लाकर खड़ी की है। फिर उसने चीख कर कहा, कैसिडी, बी केयरफुल, मैं गाड़ी आगे बढ़ा रहा हूँ। उसने इत्मीनान दिलाया, फिक्र ना करो, मैं मोहतात हूँ, तो मैं देख रहा हूँ, आराम से गाड़ी में बैठ कर जाओ। हेलर जल्दी से गाड़ी के पास आया, फिर इसका दरवाजा खोलकर स्टीयरिंग सीट पर बैठने लगा। मैंने कैसिडी को देखा। उसके पास डायनामाइट बॉक्स रखा हुआ था। उसका हैंडल ऊपर की तरफ उठा हुआ था। मैंने इसकी सोच में कहा, पीछे आहट सी सुनाई दे रही है, कहीं सोनिया रास्ता बदल कर तो नहीं आ रही। वो दूसरी तरफ घूमकर दूरबीन से देखने लगा। इस तरह डायनामाइट बॉक्स इसके पीछे हो गया। मैंने इसके दिमाग में एक झटके से कहा, हाय, मैं बैठ गया। वो एक झटके से बॉक्स पर बैठा। फिर इसके वजन से हैंडल के दस्ते में एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। वो घबराकर उछल पड़ा। फौरन ही दूरबीन लगाकर देखने लगा, मगर वहां नजर क्या आता। वहां तो बर्फ रेजा रेजा होकर कई फीट की बुलंदी तक उड़ रही थी। तमाम माहौल बर्फ की धुंध में गुम हो गया था। कैसिडी के दिल में अब तक धमाके हो रहे थे। वो खौफ से लर्ज रहा था, सोच रहा था, मैंने ये क्या किया? मैं इस मनहूस बॉक्स पर खुद नहीं बैठा, बस जैसे सर चकरा गया हो। नहीं, शायद मैं बॉक्स पर गिर पड़ा था। जो कुछ भी हो, जूडी और ब्राउन वगैरह मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। वो मुझे हेलर का कातिल कहेंगे। मैंने उसकी सोच में कहा, हाँ, ये वाकया ऐसा है कि मेरा बाप भी मेरी बेगुनाही का यकीन नहीं करेगा। मुझे अब जूडी वगैरह से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। उसने फौरन ही दूरबीन को छोड़कर अपनी राइफल उठा ली। इसकी सोच कह रही थी, ठीक है, मैं मोहतात रहूंगा। अगर वो मेरी बेगुनाही का यकीन नहीं करेंगे तो मुझे मास्टर के सामने कातिल की हैसियत से पेश करेंगे। मुझे सजाए मौत दी जाएगी। बेहतर है मैं इसी जगह अपनी जिंदगी के लिए लड़ूं। मैंने इसकी सोच में कहा, एक तरीका और है। अगर मैं दानिशमंदी से काम लूं तो सोनिया का साथ देकर मास्टरों के कहरो गजब से बच सकता हूँ। शीला भी इसकी हिमायत करती है। वो इस ख्याल से मुतफिक हो रहा था और सोच रहा था कि वहां से भागकर शीला के पास जाना चाहिए। उस वक्त तक बर्फ का गुबार छिट गया था और वैगन कार से शोले बुलंद हो रहे थे। पानी बनकर बहने वाली बर्फ भी इन शोलों को नहीं बुझा सकती थी। इतने में ब्राउन की आवाज सुनाई दी, कैसिडी, तुम कहाँ हो? ये धमाका कैसे हो गया? गाड़ी यहाँ कौन लाया था? कैसिडी ने कहा, मेरे दोस्तों, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। मैं अचानक ही डायनामाइट बॉक्स पर गिर पड़ा था। इसी वक्त हेलर गाड़ी लेकर वहां से गुजरा था। मैंने जानबूझकर उसे हलाक नहीं किया है। दूसरी तरफ से सख्त लहजे में कहा गया, ये क्या बकवास कर रहे हो? सीधी तरह बाहर आ जाओ। जब तक तुम्हारी बेगुनाही साबित नहीं होगी तुम हिरासत में रहोगे।
मैंने इसकी सोच में कहा। मैं इतना अहमक नहीं हूं कि खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दूं। मेरी बेगुनाही कभी साबित नहीं हो सकेगी। मुझे फायर करना चाहिए। यह सोचते ही उसने गड़े से उभरकर फायर कर दिया। इसके एक साथी की चीख सुनाई दी। जूडी और ब्राउन कहीं छुपने के लिए भागे। वो सोच भी नहीं सकते थे कि कैस्टी को महज धमकी देने से वो फायर कर देगा। कैस्टी पर इनका एतमाद दुरुस्त था। वो बेचारा तो मेरी सोच की उंगलियों से ट्रिगर दबा रहा था। उसने दूसरी बार ट्रिगर दबाया। जूडी चीख मारकर बर्फ पर ऊंधे मुंह गिर पड़ा। तीसरे फायर तक ब्राउन भागता हुआ शूटिंग रेंज से आगे निकल गया। वो बेतहाशा कॉटेज की तरफ भागता जा रहा था। कैस्टी गड़े से निकलकर इसका ताकुब करने लगा। कुछ आगे जाकर उसने फिर फायर किया। ब्राउन को गोली नहीं लगी, मगर वो लड़खड़ाकर गिर पड़ा। फिर लुढ़कता हुआ बर्फ की ऊंचाई से पुख्ता सड़क पर पहुंच गया। कैस्टी दौड़ते दौड़ते ठुठक गया, क्योंकि ब्राउन सड़क पर पहुंचकर बर्फ के पीछे छुप गया था। बहुत खुली जगह पर था। उसने भी सड़क तक पहुंचने के लिए दौड़ लगाई। तब मैंने इसके दिमाग में बैठकर देखा कि जिस्म पर गोली लगने से आखिरी वक्त दिमाग कैसे कर्ब में मुब्तला होता है और आदमी कैसे तड़प तड़प कर मरता है। कैस्टी बर्फ की सेज पर सरद पड़ चुका था। उसके मरते ही ब्राउन सड़क पर तन्हा खड़ा होकर इधर उधर परेशानी से दिखने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि जो अपने थे वो अपनों के हाथों कैसे मारे गए। सब फना हो गया। वो तन्हा सोनिया और चमनेरी का मुकाबला कैसे करेगा। हाथों में राइफल हो तो तन्हा दो चार का मुकाबला किया जा सकता है, लेकिन फरहाद की मौत के बाद अब इनके दिलों पर सोनिया की दहशत तारी थी। पहले शीला की बात पर ब्राउन ने अपने साथियों के साथ कहका लगाया था। अब तन्हा मुकाबले की बात आई तो अपने आप पर हंसना चाहता था। फिर इसने सोचा कि फौरन ही कॉटेज पहुंचकर ट्रांसमीटर के जरिए अपने मास्टर को इतला देनी चाहिए और हो सके तो गैराज से एक गाड़ी लेकर वहां से फरार हो जाना चाहिए। ये सोचते ही वो कॉटेज की तरफ भागने लगा। मैंने उससे पहले कॉटेज में पहुंचकर देखा शीला अपनी राइफल उठाए बरामदे में आकर दूर से होने वाली फायरिंग की आवाज सुन रही थी। उसने पहले जोरदार धमाके की आवाज सुनी, तब ये सोचकर दिल बैठ गया था कि सोनिया की बर्फ गाड़ी बारूदी धमाके की जद में आ गई है। थोड़ी देर बाद उसने फायरिंग की आवाज सुनी तो उस ख्याल से इत्मीनान हुआ कि सोनिया यकीनन जिंदा होगी। तभी फायरिंग हो रही है। शीला ये सोच भी नहीं सकती थी कि उसके साथी आपस ही में राइफल की गोलियां तकसीम कर रहे हैं। मैंने इसकी सोच में कहा, मादाम पर काबू पाना हेलर जैसे आदमियों के बस की बात नहीं है। ऐसे वक्त मुझे मादाम की कुछ मदद करनी चाहिए। शीला की सोच ने कहा, मगर मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? मेरे पास राइफल है, मगर अगर मैं खुली जगह पर जाऊंगी तो किसी गोली का निशाना बन जाऊंगी। मैंने कहा, हाँ आगे जाने में खतरा है, मगर ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई मादाम से जान बचाकर यहाँ आए और यहाँ कॉटेज में छुप कर मादाम को नुकसान पहुंचाना चाहे। हाँ, उसकी सोच ने एक लंबी सी हाँ के साथ कहा, ठीक है मैं यहाँ खड़ी रहूंगी। कोई यहाँ आएगा तो गोली से उड़ा दूंगी। ब्राउन भागता आ रहा था। उसकी सांस फूल रही थी, कदम लड़खड़ा रहे थे। उसने कॉटेज के करीब पहुंचकर कहा, शीला बहुत बुरी खबर है, हमारे तमाम साथी मारे गए हैं। तुम क्यों जिंदा हो? शीला ने गोली दाग दी। ये पूछने की जरूरत नहीं समझी कि तमाम साथी कैसे मारे गए। उसे यकीन था कि उसकी मादाम ने ही इतना बड़ा शिकार खेला है। बहरहाल मैंने मैदान साफ करने के बाद सोनिया से रब्ता कायम किया। उसने बर्फ गाड़ी को रोक लिया था और मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने पूछा, हेलो सोनिया, तुम रुक क्यों गई? मैं आगे कैसे बढ़ूं? कुछ फासले पर धुआं दिखाई दे रहा है। क्या तुमने कहीं आग लगवा दी है? हाँ आगे बढ़ो। धुआं दिखाई देने का मतलब यह है कि तुम करीब पहुंच गई हो। वह कुत्तों को तेजी से दौड़ाने लगी। मैं उसे बताने लगा कि दुश्मन किस तरह मारे गए हैं। अब वो शीला जो इसकी मद्दाह है कॉटेज में इसका इंतजार कर रही है। आधा घंटे के बाद वो जली हुई वैगन कार के पास पहुंच गई। मैंने कहा, अब वहां से 2 मील के फासले पर कॉटेज है। धमाके के बायस रास्ते में गड़ा पड़ गया है। अब तुम स्लेज और कुत्तों को वहीं छोड़कर आगे बढ़ो। उसने और चमनेरी ने 2 मील का सफर पैदल तय किया। शीला ने उन्हें देखते ही खुश होकर दोनों बाहें फैलाते हुए कहा, मादाम खुशामदीद, अगर आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं तो मैं आज भी आपके सामने मामूली लड़की हूँ, आपकी मातहत हूँ। सोनिया ने उसे गले लगाकर कहा, शीला मैं तुम पर भरोसा करती हूँ और ये भी जानती हूँ कि तुम मेरे लिए खाने का एहतमाम कर रही हो। शीला ने शदीद हैरानी से पूछा, आपको कैसे मालूम हुआ? ओ समझ गई, आप के फरहाद साहब टेलीपैथी जानते हैं, उन्होंने आपको। सोनी ने कता कलामी करते हुए कहा, तुम गलत समझ रही हो। अच्छे खानों की खुशबू यहाँ तक आ रही है। वैसे फरहाद साहब अब इस दुनिया में नहीं है। जापान की सेंट्रल जेल में उन्हें गोली मार दी गई है। क्या वाकई? हाँ, इनकी मौत पर पूरी एक फिल्म तैयार की गई है। वो फिल्म सुपर मास्टर के पास है। लेकिन मादाम, आपके चेहरे से फरहाद साहब के लिए दुख जाहिर नहीं हो रहा है। शीला, औरत अपना दुख अपने दिल में छुपा कर रखती है। भाई तुम बातें ही करोगी या कॉटेज में चलने के लिए भी कहोगी? सॉरी मादाम, तशरीफ लाइए, अब तो यहाँ आपकी हुकूमत है। वह शीला और चमनेरी के साथ कॉटेज में जाने लगी। मैंने कहा, सोनिया जिस कदर जल्द मुमकिन हो खाने पीने से फारिग हो जाओ, क्योंकि तुम्हें वहां से भी फौरन भागना होगा। क्यों, तुम मुझे आराम नहीं करने दोगे? खाने के बाद नींद जरूर आएगी। सो जाओगी तो फिर हमेशा के लिए सोती रह जाओगी। हेलर की तरफ से इतला नहीं मिलेगी तो वहां तंजीम की दूसरी टीम पहुंचेगी। ये दुश्मन तो हमेशा पीछे लगे रहेंगे। तुम चाहो तो मुझे थोड़ी देर सोने की फुर्सत दे सकते हो।
मैं तुम्हारे दिमाग से तुम्हारी थकन महसूस कर रहा हूँ। तुम बहुत ज्यादा निढाल नहीं हो। अभी कम से कम 300 मील का सफर तय कर सकती हो। जब तुम ये 300 मील का सफर तय कर लो कि तो वहां क्यामत के धमाके होंगे। पता नहीं धमाकों के नतीजे में कैसी तबाही मचेगी। तुम्हें जल्द अज जल्द वहां से दूर निकल जाना चाहिए। सोनिया की सोच बड़बड़ा रही थी। धमाका, क्यामत के धमाके? ओ, समझ गई। फरहाद, तुम एटमी धमाके की बात कर रहे हो? ओह गॉड, तुम कैसी तबाही फैलाना चाहते हो? सुपर मास्टर इतना जबरदस्त नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। मैं इसकी सोच पढ़कर मुस्कुराने लगा। शीला ने बड़ी जल्दी में खाने तैयार किए थे, मगर वो बहुत लजीज थे। सोनिया, शीला और चमनेरी एक छोटी सी मेज के तरफ बैठे खाने में मसरूफ थे। चमनेरी चुपचाप सा था, शायद इसलिए कि जब दो औरतें आपस में बोलना शुरू करती हैं तो फिर किसी तीसरे को बोलने का मौका नहीं देती। सोनिया ने कहा, शीला, तुम अपने मास्टर चमनेरी से शायद पहले भी मिल चुकी हो। नहीं मादाम, मैंने मास्टर का नाम सुना था, लेकिन मिलने का आज ही इत्तफाक हुआ है। वो पहाड़ जैसे चमनेरी को तारीफी नजरों से देख रही थी। चमनेरी ने गुरा कर कहा, मुझे इस तरह घूर कर ना देखो, मैं औरतों को पसंद नहीं करता। शीला नादम सी हो गई। सोनिया ने कहा, चमनेरी, ये क्या बदतमीजी है? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? मैं तो आपको दिलो जान से चाहता हूँ, आपकी बात और है। मेरी बात और क्यों है? मैं भी तो औरत हूँ। लेकिन आप मेरी मम्मी हैं। शीला चौंक कर कभी सोनिया को और कभी चमनेरी को देखने लगी। उसकी समझ में नहीं आया कि इसकी मदम सोनिया द्यो हैकल चमनेरी की मम्मी कैसे हो सकती है। सोनिया कह रही थी, हाँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। औरत माँ हो, बेटी हो, बहन हो, बीवी हो या महबूबा हो, वो हर रिश्ते में काबिल एहतराम होती है। क्या तुम शीला की इज्जत नहीं करोगे? मम्मी, आप कहती हैं तो इसलिए जरूर करूंगा। सिर्फ मेरे कहने से नहीं, जरा अपनी अकल से भी सोचकर काम किया करो। हमारी दुनिया में तमाम मर्द बुरे नहीं होते और तमाम औरतें भी बुरी नहीं होती। जो औरत मकार और फरेबी हो, इससे तुम नफरत करो। शीला ऐसी नहीं है। चमनेरी ने सोनिया को गहरी टटोलती हुई नजरों से देखते हुए पूछा, मम्मी, इस शीला को सोनिया पहचानती थी। आप तो मेरी मम्मी हैं। आप कैसे जानती हैं कि शीला ऐसी नहीं है, वैसी है? सोनिया एक जरा सी बौखला गई। चमनेरी ने कहा, मैं बहुत देर से आप दोनों की बातें सुन रहा हूँ। आप माजी की इस दौर की बातें कर रही हैं जब वो लड़की सोनिया के मातहत थी। आप इस दौर की एक एक बात जानती हैं। आपने शीला को यह भी बताया है कि फरहाद अली तैमूर को जापान की एक सेंट्रल जेल में गोली मार दी गई है और इसके फिल्म सुपर मास्टर के पास मौजूद है। ये तमाम बातें सोनिया जानती थी, लेकिन आप कैसे जानती हैं? मैं दिमाग की स्क्रीन पर चुपचाप इन्हें देख रहा था, इनकी बातें भी सुन रहा था। मैंने सोनिया को हदायत दी, वो मेरी हदायत के मुताबिक कहने लगी, चमनेरी, चमनेरी, तुम्हारी बातों से पता चल रहा है कि तुम फिर अपनी माँ पर शुबा कर रहे हो। आप जो कुछ भी समझे, जो बात मेरी समझ में नहीं आ रही है वो पूछ रहा हूँ। सोनिया ने कहा, पहले खुद सोचो, अपनी अकल से पूछो, मैं बाद में तुम्हें समझाऊंगी। उसने अपनी जगह से उठते हुए कहा, ये इतना सा खाना है, मैं तुम दोनों का हिस्सा खा लूं तब भी पेट नहीं भरेगा। ऐसे में अकल क्या काम करेगी? शीला ने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, मास्टर, मुझे आपकी खुराक का अंदाजा नहीं था। यहाँ मुख्तलिफ जानवरों के ताज़ा गोश्त स्टॉक किए गए हैं। मैं आपके लिए ज्यादा ज्यादा गोश्त भून कर लाती हूँ। वो वहां से चली गई। सोनिया ने मेरी हदायत के मुताबिक चमनेरी को घूरते हुए पूछा, तुम्हें शीला के सामने ये बातें करने की क्या जरूरत थी? क्या तुम तन्हाई में ये नहीं कह सकते थे कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुम्हारी दुश्मन हूँ? मम्मी, मैंने ये तो नहीं कहा था। मैं सिर्फ ये पूछ रहा था कि जो बातें सोनिया जानती थी वो आप कैसे जानती हैं? मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं जुडो कराटे नहीं जानती थी, लेकिन मैंने भागते हुए स्लेज पर मालन से मुकाबला किया। इसकी वजह यह थी कि मेरे पास सोनिया का जिस्म ही नहीं, इसका दिमाग भी है। मेरी रूह इसमें समाने के बाद ये जिस्म और दिमाग फिर जिंदा हो गया है। मेरी चाल, मेरी गुफ्तगू का लेजा सोनिया का है। मेरे मुंह से जो बात निकलती है वो दरअसल सोने के दिमाग से निकलती है। शमनेरी ने अपना सर खुजाते हुए कहा, ओ मम्मी, अब समझ में आ गया। सोनिया के दिमाग में पहले की बातें महफूज थीं, अब वही बातें आपको याद आ जाती हैं और आप सोनिया के दिमाग से और उसकी आंखों से सोनिया के पिछले शनासाओं को पहचान लेती हैं, जैसा कि आपने शीला को पहचान लिया। हाँ, अब तुम्हारी समझ में ये बातें आ रही हैं। वो सर झुकाकर गहरी सोच में डूब गया। सोनिया ने पूछा, आप तुम्हें कौन सी बात खटक रही है? ये मैं सोच रहा हूँ कि आपके पास सोनिया का जिस्म है, इसका दिमाग है, फिर आपका अपना दिमाग कहाँ है? जाहिर है 25 बरस पहले आपका दिमाग आपके जिस्म के साथ मर गया होगा। फिर आपने मेरी पैदाइश का वाकया मुझे कैसे सुनाया? सोनिया फिर बौखला गई। मैंने उसे जल्दी से संभाला। वो मेरी रहनुमाई में कहने लगी, इंसान की रूह इसके जिस्म और इसके दिमाग से ज्यादा ताकतवर होती है। क्या तुम ये तस्लीम करते हो कि रूह निकल जाए तो दिमाग खाली हो जाए? उसने तायद में सर हिलाकर कहा, हाँ, असल में रूह की कुव्वत होती है। फिर तुम ये क्यों नहीं समझते कि मेरे इस मौजूदा दिमाग को, जिसे सोनिया का माजी याद है, वैसे ही मेरी रूह को मेरा अपना माजी याद है। तुम जरा और वजाहत से समझ लो कि दिमाग रूह का मोहताज होता है, लेकिन रूह दिमाग की मोहताज नहीं होती। सोने के दिमाग को अपनी बातें याद है, मेरी रूह को अपनी बातें याद है। चमनेरी अचानक कुर्सी को पीछे धकेल कर मेज के नीचे घुसने लगा। सोनिया ने हैरानगी से पूछा, तुम डाइनिंग टेबल के नीचे क्यों जा रहे हो? दूसरे ही लम्हे सोनिया को अपने सवाल का जवाब मिल गया।
कुर्सी पर बैठकर मेज पर खाने के दौरान पाँव मेज के नीचे रहते हैं। चमनेरी वहां पहुंचकर अपनी मम्मी के पैरों से लिपट गया था। मम्मी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत बड़ा गधा हूँ, आपको समझने में गलती करता हूँ। सोनिया को हंसी आ गई। उसने मुझसे कहा, फरहाद, ऐसा होशमंद पागल मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। इसके साथ कब तक माँ बेटे का रिश्ता चलेगा? जब तक चल सकता है। याद रखो सोनिया, तुम इस दरिंदे को ममता देकर ही इंसान बनाकर रख सकती हो। उफ, ये मेरे पैरों से बुरी तरह लिपटा हुआ है। इस कमबख्त को अपनी कुव्वतों का अंदाजा नहीं है। मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे मेरी टांगें टूट जाएंगी। अपने पाँव छुड़ाने का आसान तरीका ये है कि फौरन माफ कर दो। सोनिया ने कहा, चमनेरी, मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ करूंगी, तुम जल्दी से बाहर निकलो। सोनिया ने इत्मीनान की सांस ली, क्योंकि वो उसकी टांगें छोड़कर मेज के नीचे से बाहर आ रहा था। उसने कहा, देखो चमनेरी, पहले वादा करो कि अब किसी औरत से ख्वामखा नफरत नहीं करोगे। नहीं करूंगा, मैं वादा करता हूँ। और तुम शीला से मोहब्बत करोगे? मगर इस औरत से मोहब्बत कैसे करूंगा? फिर वही बात, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। अच्छा, करूंगा, जरूर करूंगा, मगर सच कहता हूँ मम्मी, मुझे मोहब्बत करनी नहीं आती, आप मुझे सिखा दें। बेटे, मैं औरत हूँ और औरत की निगाहों को खूब समझती हूँ। शीला तुम्हें मोहब्बत से देकर मुस्कुरा रही थी, तुम भी उसे प्यार से देकर मुस्कुराओ। आप कहती हैं तो जरूर मुस्कुराऊंगा। सोनिया ने उसे नमूने के तौर पर मुस्कुराने के लिए कहा। वो बड़े बड़े दांत निकालकर मुस्कुराने लगा। इस तरह तो वो डर जाएगी, जरा इंसान की तरह मुस्कुराओ। यानी मुस्कुराते वक्त मुंह खोलना जरूरी नहीं है। अगर तुम्हारा मुंह खुल ही जाता है तो कोशिश करो कि जरा सा खुले, देखो यूं। सोनिया उसे सिखाने लगी। मैंने कहा, सोनिया, वक्त जाया ना करो, वहां से जल्द आगे बढ़ने की कोशिश करो। फरहाद, खाने के बाद थकन और बढ़ गया, मैं पिछली रात से जाग रही हूँ। वो गॉड सेक, मुझे सोने का मौका दो ताकि मैं ताजा दम होकर आगे बढ़ सकूं। मैंने महसूस किया कि वाकई खाने के बाद उसे खुमार चढ़ रहा है। उसका जिस्म और दिमाग दोनों ही थके हुए हैं। मैंने कहा, अच्छा, शीला से कहो तुम्हारे सोने तक जागती रहे। किसी मास्टर की ट्रांसमीटर पर कॉल आए तो उनसे कह दे कि सोनिया और चमनेरी अब तक वहां नहीं पहुंचे हैं। हेलर और उसके साथी इन दोनों को घेरने के लिए वहां से 4 मील के फासले पर गए हैं। इस तरह किसी मास्टर को यह शुबा नहीं होगा कि तुम वहां पहुंचकर आराम कर रही हो, और वो ये भी सोच सकते हैं कि तुम चमनेरी के साथ बर्फानी इलाके में कहीं भटक गई हो। थैंक यू फरहाद, मैं शीला को अच्छी तरह समझा दूंगी। वो वहां से उठकर चमनेरी के साथ शीला की तरफ जाती हुई बोली, चमनेरी, तुम शीला के पास पहुंचकर मुस्कुराते हुए कहना, हेलो शीला, तुम मेरे लिए तकलीफ उठा रही हो, मैं गोश्त भूनने में तुम्हारी मदद करूंगा। बोलो, कहोगे ना? जी हाँ, खाने पीने के मामले में मैं इसकी मदद भी करूंगा, मोहब्बत भी करूंगा और मुस्कुराऊंगा भी। ऐसे वो मुस्कुराने लगा। किचन में पहुंचकर इसने सोने की हदायत पर अमल किया। शीला ने खुश होकर कहा, मास्टर, आपकी खिदमत करना मेरा फर्ज है। सोनिया ने कहा, शीला, ये ना तो तुम्हारा मास्टर है, ना तुम किसी की मुलाजमा हो, तुम दोनों आज से आपस में दोस्त हो। चमनेरी, चलो आगे बढ़कर दोस्ती की इब्तिदा करो। चमनेरी ने शीला के करीब आकर मुसाफा के लिए हाथ बढ़ाया। सोनिया ने कहा, बेटे, मर्द से दोस्ती करने के लिए मुसाफा किया जाता है। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि औरत से दोस्ती की इब्तिदा कैसे होती है? ये तो मगरबी ममालक के बच्चे भी जानते हैं कि पहले औरत की तारीफ में चंद फिक्रे अदा किए जाते हैं, फिर इसे बाजुओं में लेकर चूमा जाता है। दोस्ती और मोहब्बत का ये तरीका मगरबी तहजीब के ऐन मुताबिक है। ना इस तरीके को बुरा समझा जाता है, ना शर्माया जाता है। लेकिन चमनेरी हिचकिचाने लगा। सोनिया ने उसे घूर कर देखा तो उसने शीला के हाथ को अपने हाथों में लेकर कहा, शीला, तुम बहुत वो हो, क्या कहते हैं उसे, हाँ, वो बहुत हसीन हो। वो गड़बड़ाने लगा, क्योंकि शीला का गोरा गोरा हाथ बहुत मुलायम और इस बर्फानी इलाके में रहने के बावजूद गरम गरम सा था। बड़ा अच्छा लग रहा था। सोनिया ने कहा, आगे कहो, तुमने इसे हसीन कहा है तो हुस्न की मिसाल दो। बहुत से लोग महबूबा के चेहरे को चांद कहते हैं, बहुत से लोग उसे फूल की तरह दिलकश कहते हैं, तुम भी कहो। वो सोच सोच कर कहने लगा, शीला, शीला, तुम बहुत हसीन हो, तुम भुने हुए गोश्त की तरह दिलनशीन हो, मेरा जी चाहता। शीला शर्माते शर्माते खिलखिलाकर हंसने लगी। सोनिया ने कहा, तुम मोहब्बत के मुकालमे अदा ना करो तो बेहतर है। चमनेरी अपने अंदर एक अजीब तरह की सनसनाहट सी महसूस कर रहा था। न जाने क्यों वो पहले से बहुत अच्छी लगी। वो बड़े ही जज्बाती अंदाज में मुस्कुराकर उसे देख रही थी। उसकी बड़ी बड़ी नीली नीली आंखें और देखने का अंदाज भी अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो शीला एकदम से एक नई हस्ती बन गई है और अभी अभी इसके लिए आसमान से जमीन पर उतरी है। वो जानना चाहता था कि उसे क्या हो रहा है और वो क्यों इतनी अच्छी लग रही है। सोनिया ने पूछा, बोलो चमनेरी, क्या औरत काबिल नफरत होती है? नहीं मम्मी, मैं हैरान हूं कि आपके हुक्म पर अमल करने से शीला कितनी हसीन लग रही है। जी चाहता है कि सारी जिंदगी से प्यार करता रहूं। सारी जिंदगी का फैसला तनहा ना करो, पहले औरत से पूछो इसका फैसला क्या है। अगर वो राजी ना हो तो कभी अपनी तौहीन ना समझो और ना ही गुस्सा दिखाओ। शीला ने कहा, मादाम, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आपने मुझे चमनेरी जैसे मर्द का सहारा दिया है, और चमनेरी, मैं अपनी आखिरी सांस तक तुमसे दगा नहीं करूंगी। चमनेरी ने खुश होकर उसे बाजू में उठा लिया। सोने ने किचन से बाहर आकर शीला को आवाज दी, शीला, थोड़ी देर के लिए यहाँ आओ, मुझे सोने के लिए कमरा दिखाओ। उसे किचन से बाहर आने में 5 मिनट लग गए। वो बहुत खुश नजर आ रही थी। सोनिया एक ख्वाबगाह की तरफ जाते हुए उसे समझाने लगी, शीला,
मैं तुम पर भरोसा करके सोने जा रही हूँ। क्या तुम मेरी खातिर जागती रहोगी? मादाम आप इत्मीनान से सोती रहें। किसी खतरे का एहसास होगा तो मैं आपको जगा दूंगी। ट्रांसमीटर पर कॉल आए तो कह देना सोनिया और चमनेरी अभी तक यहाँ नहीं आए हैं। हेलर और दूसरे साथी यहाँ से 4 मील के फासले पर इन्हें घेरने गए हैं। जी बहुत अच्छा, मैं यही कहूंगी। चमनेरी को भी जल्द ही सुला देने की कोशिश करना, वो भी पिछली रात से जाग रहा है। हालांकि यहाँ दिन और रात का पता नहीं चलता, इतना तो पता है कि हम पिछले 36 घंटों से जाग रहे हैं। और हाँ, अगर चमनेरी तुम्हें परेशान करे तो बस इतनी सी धमकी देना कि तुम इसकी मम्मी से शिकायत करोगी, वो बिल्कुल सीधा हो जाएगा। मदाम आप इसकी मम्मी कैसे बन गई? ये एक लंबी कहानी है, तुम इसे पूछ लेना, मगर याद रखो वो हम माँ बेटे के बारे में जैसी भी नकाबिले यकीन बात कहे तुम बिला हीलो हुज्जत यकीन करती जाना, वरना वो बुरा मान जाएगा। वो शीला को तमाम बातें समझाने के बाद ख्वाबगाह के दरवाजे और खिड़कियां बंद करने लगी। शीला चमनेरी के पास चली गई। मैंने कहा, सोनिया तुमने बेटे को दिल बहलाने के लिए बड़ा ही खूबसूरत खिलौना दिया है। वो मुस्कुराती हुई बिस्तर पर लेटकर बोली, बेटा जवान हो गया है, मैं बहू की फिक्र नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? शीला काफी समझदार, मैं माँ बनकर और वो महबूबा बनकर उसे रफ्ता रफ्ता मुकम्मल इंसान बना देंगे। बस अब मुझे सोने की इजाजत दो। मैंने इजाजत दे दी। आम हालात में सोना चाहो तो फौरन नींद नहीं आती, फिक्र और परेशानियां घेरे रहती हैं। सोनिया तो हमेशा ही दुश्मनों में घिरी रहती थी। इसके बावजूद चूंकि वो बहुत थकी हुई थी, इसलिए आंख बंद करके थोड़ी ही देर में गहरे नींद में डूब गई। उसके बाद मैंने सोचा मुझे क्या करना चाहिए। सोनिया आराम से सो गई थी। शमनेरी और शीला के दिमागों में झांकना तजी औकात के सिवा कुछ न होता। शीला पर भरोसा था कि वो जाकर अपनी मादाम की हिफाजत करती रहेगी और कोई खतरा पेश आते ही सोनिया को होशियार कर देगी। और खुफिया जमींदोज अड्डे के डॉक्टर डॉन स्मिथ से भी ये तवक्का नहीं थी कि वो अपने अहम मिशन को छोड़कर सोनिया और चमनेरी की फिक्र करेगा और ख्वामखा इनका ताकुब करने के लिए अपने इतने अहम आदमियों को बोरीने की तरफ रवाना करेगा। हर तरफ से इत्मीनान था, हर तरफ से इत्मीनान था। इसलिए मैं बर्फानी इलाके से हजारों मील दूर मनीला के गर्म इलाके की एक झोंपड़ी में वापस आ गया। मैंने आंखें खोलकर देखा। मैं झोंपड़ी के जिस कमरे में था वहां गहरी तारीकी थी। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो झोंपड़ी मेरी मुंह बोली बहन मुनज्जा की थी। वो नमूदा के साथ ब्याह कर वहां से चली गई थी। मैं इसके जालीदार झूले में लेटा हुआ था। सोच की नगरी से वापस आकर झूले से उतर गया। फिर तारीकी में अंदाजे के मुताबिक चलता हुआ लकड़ी के संदूक के पास आया। वहां से दिया सलाई उठाई और संदूक पर रखी हुई लालटेन रोशन कर दी। मेरी रिस्ट वॉच 11 बजा रही थी। मैंने दरवाजा खोलकर दूसरे कमरे में देखा। लालटेन की रोशनी इस कमरे में पहुंच रही थी। वहां मुनज्जा की बूढ़ी माँ ख्वाब गफलत में नजर आई। मुझे भूख लग रही थी, मगर इतनी ज्यादा भूख नहीं थी कि एक बूढ़ी औरत की नींद खराब कर देता। मैंने अपने कमरे में वापस आकर दरवाजा बंद कर दिया। झोंपड़ी के अंदर और बाहर रात का गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। जब मैं इसी चेयर पर बैठकर एक सिगरेट सुलगाने लगा तो अचानक ही इस सन्नाटे में हल्की सी आवाज सुनाई दी। मेरे कान खड़े हो गए। मैं एकदम से साकत होकर गौर करने लगा वो कैसी आवाज थी। दूसरी बार फिर आवाज आई। मैं फौरन खड़ा हो गया। जालीदार झूले के पास जो खिड़की थी इसे कोई आहिस्ता आहिस्ता खोलने की कोशिश कर रहा था। मैं दबे कदमों चलता हुआ खिड़की के पास आया और दीवार से लगकर खड़ा हो गया। बांस की खिच्चियों से बनी हुई दीवार इतनी कमजोर थी कि मैं इसे एक जोरदार ठोकर से तोड़कर बाहर पहुंच सकता था। मैं वहां दम साथे खड़ा रहा। दीवार के दूसरी जानब किसी की गहरी गहरी सांसें सुनाई दे रही थी। फिर किसी ने सरगोशी में कुछ कहा। जवाब में दूसरी सरगोशी सुनाई दी। मैं उनकी जुबान नहीं समझ सकता था, मगर इनकी बातों के दौरान नामुदा का नाम आया। मैं समझ गया कि वह नामुदा के साथी हैं जो एहतियातन मेरी निगरानी करते रहते हैं। वो शायद खिड़की से ये देखना चाहते थे कि मैं इतनी रात को लालटेन जलाकर क्या कर रहा हूँ। खिड़की अंदर से बंद थी, वो इसे खोल न सके। अलबत्ता बांस के एक पट को जरा सा हटाकर वो दोनों कमरे में बारी बारी झांकने लगे। इनकी बदलती हुई पोजीशन से मैं अंदाजा कर रहा था कि वो क्या कर रहे हैं। मैंने कमरे में नजर नहीं आ रहा था। तकरीबन वो 1 घंटे तक थोड़े थोड़े वक्फे से झांकते रहे। शायद वो सोच रहे थे कि अगर मैं बाथरूम में हूं तो फिर कमरे में जरूर वापस आऊंगा। फिर वो मायूस होकर कमरे के दरवाजे पर आए और उसे जोर जोर से पीटने लगे। थोड़ी देर के बाद मैंने मुनज्जा की माँ की बड़बड़ाहट सुनी। मैं कुर्सी पर आकर बैठ गया। दूसरे ही लम्हे कदमों की चाप मेरे कमरे के करीब आई। फिर दरवाजा खुल गया। 2 नौजवान हाथों में राइफलें लिए मेरे सामने खड़े थे। वो मुझे कमरे में मौजूद पाकर हैरानी से एक दूसरे को तकने लगे। मैंने अंग्रेजी जुबान में पूछा, क्या बात है, इतनी रात गए मेरे कमरे में क्यों आए हो? वो दोनों दांत निकालकर जबरन मुस्कुराने लगे। फिर एक ने सर झुकाकर मुकामी जुबान में कुछ कहा। मैंने अंदाजा लगाया कि वो इतनी रात को आने और मुझे परेशान करने की मुआफी चाहते हैं। मैंने जवाबन मुस्कुराकर अपना सर झुकाया, गोया ने माफ कर दिया हो। वो दोनों दरवाजे पर गए। वहां से पलट कर फिर मेरे चेहरे को हैरानी से देखा। इसके बाद दरवाजा बंद करके वापस चले गए।